गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज है 12 मार्च 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 11 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर? तो जियो कन्वेंशन सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन कर रहा है? आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान, और ये इसका आयोजन जो है किर्गिस्तान में ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टाइटल किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत ने। किसे हरा करके? तो न्यूजीलैंड को हरा करके। फ्रेंड्स, भारत जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीता है। लास्ट टाइम भारत ने 2013 में यह खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में यह कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो यह माधव टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तुंगा नदी जो हाल ही में समाचारों में रही किस राज्य से होकर बहती है? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 किस देश ने जीती है? आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने ब्रह्मास्त्र मिसाइल लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइल विकसित की है? इसका आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी DRDO ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। किस मंत्रालय ने इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म AI कोसा लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, संदिग्ध मतदाता या डी मतदाता शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व BRT किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। इसकी चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि ये हाल फिलहाल में समाचार पत्रों में काफ़ी प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही पंचगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पशु औषधि पहल किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम, यानी कि LHDCP के तहत। फ्रेंड्स, अब हम लोग अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स D हैदराबाद। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग 8 मार्च 2025 को हैदराबाद तेलंगाना में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हुआ। ठीक है, इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी और पंचायती राज मंत्रालय के साथ साथ राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी और पंचायती राज मंत्रालय भी इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? मत्स्य पालन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, ई-कॉमर्स और स्टार्टअप अवसरों पर विचार विमर्श और नई तकनीकों के एकीकरण पर चर्चा करना था। इस आयोजन में मुख्य पहल क्या क्या रहा? राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी NFDP मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। मत्स्य पालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2.0 का अनावरण किया गया। मत्स्य पालन स्टार्टअप उद्यमी मॉडल का अनुमोदन किया गया। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 HP इंजन की खरीद के लिए किस देश के साथ $248 मिलियन का समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा A रूस। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत ने रूस की रोसोबोरान एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन का समझौता किया है, जिसके तहत भारतीय सेना के T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर इंजन खरीदे जाएंगे। यह अपग्रेड भारतीय सेना की युद्ध क्षमता और गतिशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, आईआईटी हैदराबाद। डिटेल्स देखते हैं हम लोग। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद यानी आईआईटी हैदराबाद और कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईएल ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में स्वच्छ ऊर्जा एवं नेट जीरो यानी क्लीनेज केंद्रों की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यह केंद्र टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और कौशल संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेगा। आईआईटी हैदराबाद में हुए हस्ताक्षर समारोह में कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में निदेशक बीएस मूर्ति और सीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद भी उपस्थित थे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत कहाँ हुई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, श्रीलंका। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत श्रीलंका में हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तेलंगाना के दिवितीपल्ली में गीगा फैक्ट्री की पहली इकाई का आधारशिला किसने रखी है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के महबूबनगर जिले के दिवितीपल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर में 4 विनिर्माण इकाइयों की आधारशिला रखी है। ठीक है, आईटी मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार समारोह के हिस्से के रूप में अमारा राजा कंपनी की आगामी गीगा फैक्ट्री 1, लोहूम कंपनी की महत्वपूर्ण खनिजों के शोधन और बैटरी रिसाइकलिंग के लिए और सेल एनर्जी द्वारा अपने सेल केसिंग निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई। और ऑल्टमिन नामक एक कंपनी ने अपनी पहली LFP CAM गीगा फैक्ट्री की आधारशिला भी रखी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2025 के पहले कैप्टिव ब्रेड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB चूजे की खबर किसने साझा की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, भूपेंद्र यादव जी ने, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने। ठीक है, देखिए हम लोग डिटेल्स इसका देखते हैं। देखिए, भारत में जो है जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी GIB संरक्षण परियोजना के तहत हाल ही में 4 वर्षीय मादा पक्षी रीवा ने एक अंडा दिया, जिसे प्रोजेक्ट GIB टीम की तरफ से कृत्रिम रूप से सुरक्षित निकाला गया है। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। उन्होंने लिखा है कि 2025 के पहले कैप्टिव ब्रीड GIB चूजे की खबर साझा करते हुए हर्ष हो रहा है। उन्होंने यह बातें लिखी, ठीक है, एक्स पर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे स्थानीय रूप से गोडावन भी कहा जाता है, ठीक है, भारत में विलुप्ति के कगार पर है फ्रेंड्स। कभी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में यह पाया जाने वाला इस पक्षी की संख्या अब महज 150 से कम रह गई है। राजस्थान के थार मरुस्थल में इनकी अधिकतम संख्या दर्ज की गई है, लेकिन बिजली की हाई टेंशन लाइनों और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण इनकी आबादी तेजी से घट रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हनी मिशन के तहत 6 राज्यों में 2050 से अधिक मधुमक्खी बक्से किसने वितरित किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मनोज कुमार। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, मनोज कुमार। देखिए, मनोज कुमार कौन है? तो मनोज कुमार जो है खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, हनी मिशन के तहत 6 राज्यों में 2050 से अधिक मधुमक्खी बक्से खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने वितरित किए हैं। 2050 मधुमक्खी बक्से हनी कॉलोनी और टूलकिट का वितरण 6 राज्यों में किया गया। ठीक है, दिल्ली में KVIC के राजघाट कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 205 मधुमक्खी पालकों को यह प्रदान किया गया फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जूट मार्क इंडिया योजना के अंतर्गत कहाँ जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, मुंबई में। आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक समिति ने हाल ही में मुंबई में जूट मार्क इंडिया यानी JMI योजना के अंतर्गत जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, जूट विविध उत्पाद निर्माताओं, जिम्मेदार नागरिकों और अन्य हितधारकों को JMI योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देना तथा जूट उद्योग में जमीनी स्तर के हितधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जूट मार्क इंडिया योजना क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जूट फाइबर के महत्व और जूट तथा जूट से बने विविध उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता को समझते हुए भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जूट बोर्ड यानी NJB ने सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार,
के द्वारा 9 जुलाई 2022 को जूट मार्क इंडिया नामक एक योजना शुरू की गई। तो JMI लेबल जूट उत्पादों को एक सामूहिक पहचान प्रदान करेगा यह, ठीक है। और इसका उपयोग न केवल जूट उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा सकता है, बल्कि खरीदारों उपभोक्ताओं के लिए एक आश्वासन के रूप में भी किया जा सकता है। जूट पारंपरिक और विविध उत्पादों के निर्माण, शिल्प कारीगर, खुदरा बिक्री सब से जुड़े सभी लोग इस योजना के तहत पंजीकरण करा सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? इसका आंसर हो जाएगा बी, मार्क कार्नी। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, लिबरल पार्टी का नया नेता जो है मार्क कार्नी को चुना गया है। वह जस्टिन ट्रूडो की जगह कनाडा के प्रधानमंत्री बनेंगे। कार्नी ने पार्टी नेतृत्व के चुनाव में 85.9% वोट से जीतकर बड़ी जीत हासिल की है। इससे पहले प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ कनाडा के रिश्तों को निचले स्तर पर पहुंचा दिया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का दूसरा चरण गुलमर्ग में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। और मनोज सिन्हा ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के तहत, ठीक है, कहा कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महिला समृद्धि योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है दिल्ली, ठीक है। ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली, ठीक है। चलिए अब इसका डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। दिल्ली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी। यह योजना 21 से लेकर के 60 वर्ष की आयु की कमजोर आर्थिक वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करती है, जो सालाना 3 लाख रुपए तक कमाती हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसरों से सशक्त बनाना है। इसमें मासिक भत्ते, सूक्ष्म उद्यमों के लिए रियायती ऋण और व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित विभिन्न रूप हैं। यह योजना महिलाओं को स्थिर आय प्राप्त करने और अपने परिवार की भलाई में योगदान करने में मदद करने के लिए बनाई गई है फ्रेंड्स, क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है अपने चुनाव के दौरान भी इसकी घोषणा की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 10 मार्च 2025 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में पहली बार पहुंचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, INS इम्फाल होगा। देखते हैं इसका डिटेल्स। देखिए, भारतीय नौसेना का जहाज इम्फाल 10 मार्च 2025 को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में बंदरगाह पर पहली बार पहुंचा। यह पोत 12 मार्च 2025 को 57वें मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेगा। PM मोदी इस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, CCRH ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, एडमस विश्वविद्यालय, यानी एडमस यूनिवर्सिटी। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, नई दिल्ली स्थित केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद यानी CCRH और कोलकाता स्थित एडमस विश्वविद्यालय ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता सर ग्रेगरी पॉल विंटर और डॉक्टर समित रे, चांसलर एडमस विश्वविद्यालय कोलकाता की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद किस संगीत शैली में प्रसिद्ध थे? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, कर्नाटक संगीत। डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय भक्ति गायक और संगीतकार गरिमेला बालकृष्णन प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। प्रसाद कर्नाटक और भक्ति संगीत की दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने 1978 से 2006 तक तिरुपति देवस्थानम यानी TTD के स्थान विद्वान यानी दरबारी संगीतकार के रूप में कार्य किया था उन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2020 से 24 की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल लेवल पर 10 सबसे बड़े हथियार आयातकों में शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, चीन होगा। चीन जो है 2020 से 24 के बीच में 10 सबसे बड़े हथियार आयातकों में शामिल नहीं था फ्रेंड्स। एक मिनट, चीन होगा डी, ठीक है। चलिए डिटेल्स देखते हैं।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 से 2024 के बीच की अवधि में भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक था। हालांकि 2015 से 19 और 2020 से 24 के बीच व्यापार के आंकड़ों में 9.3% की कमी आई है फ्रेंड्स। एशिया और ओशिनियाई के 4 देश भारत, पाकिस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया 2020-24 में वैश्विक स्तर पर सबसे 10 बड़े हथियार आयातकों में शामिल हैं। फ्रेंड्स, आज की सेशन की यहीं समाप्ति होती है। कल फिर हम नए सेशन और नए आंकड़े और नए करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना छोड़े फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।